नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, सरकार बार बार हिदायत दे लेकिन स्कूल ना माने तो क्या किया जाए। शायद वही जो पहले जबलपुर में किया गया और अब भोपाल में हो रहा है। स्कूलों पर सख्ती और भरपूर सख्ती। भोपाल के 4 नामे गिरामी स्कूलों को फीस लौटाने के लिए अब कहा गया है, साथ में जुर्माना भी लगा दिया गया। इससे पहले जबलपुर में कई स्कूल संचालक नियमों को न मानने पर गिरफ्तार भी किए गए थे। करोड़ों पेरेंट्स की इस चुनौतीपूर्ण चिंता पर ही आज हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। उधर देखिए, इस मामले में जबलपुर में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले ये सुनिए। जबलपुर से स्कूल माफिया और किताबों वालों की गठजोड़ की जो कहानी शुरू हुई थी, अब वो प्रदेश के कई सारे शहरों में फैल गई है। डिंडोरी के साथ अब भोपाल कलेक्टर ने भी कई स्कूलों को फीस वापस करने के निर्देश दे दिए हैं। हमारे साथ जबलपुर के कुछ लोग हैं। ये सचिन गुप्ता हैं जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये 1 तारीख को जबलपुर बंद कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। सचिन, ये बताइए क्या चाहते हैं आप? देखिए, जो माननीय कलेक्टर महोदय ने फैसला लिया है वह तो ऐतिहासिक फैसला है। कोई कलेक्टर ये साहस नहीं कर पाया। बस ये क्या है भाई, ये फैसला मात्र नाम मात्र का ना रह जाए अभी तक, क्योंकि जो 11 स्कूल के लिए कार्रवाई हुई थी इसमें सिर्फ 1 स्कूल है जिन्होंने आदेश का पालन किया है। बाकी स्कूल अभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो वो 11 स्कूल, उसके अलावा कम से कम 150 स्कूल और ऐसे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए 1 जुलाई को जबलपुर महाबंद का आह्वान किया गया है। क्या चाहते हैं आप आखिर प्रशासन से? अभिभावक होने के नाते तो मैं ये चाहूँगा कि जो अभी बच्चों के साथ हो रहा है, जैसे फीस में बच्चे टूट रहे हैं, कई परिवार टूट रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी कलेक्टर साहब ने अपना फैसला लिया है उस पर कायम रहें। और हम लोग अभिभावक होने के नाते पूरे तरह से इस बंद को सफल करने के लिए लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अभिभावक जो हैं, दूसरे अभिभावक जो हैं, वो भी सामने आए और विरोध करें इस चीज़ का। सिकंदर जी, ये बताइए कि क्या परेशानी है और जिस तरह दूसरे जिलों में कार्रवाई हुई है उस तरह से आप अपने शहर में क्या मेरा गवर्नमेंट से मानना ये है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होने की बहुत ज़रूरत है। उसमें 5 से 10% हर साल आप बढ़ा रहे हो, 10 से 12%। एक गवर्नमेंट का नियम होना चाहिए कि 5 से 6% आप फीस को नहीं बढ़ा सकते। और जैसे कि 20 साल पहले हुआ करता था, एक सिलेबस 5 से 10 साल चलता था, हर साल सिलेबस चेंज नहीं हुआ करता था। आजकल क्या हो रहा है कि हर साल सिलेबस वो आगे पीछे करके बदल देते हैं। तो उसमें क्या है, पुराने जैसे मान लो एक आदमी के 2 बच्चे हैं तो उसकी पुरानी बुक उसको काम नहीं आ पाती है। तो ये होना चाहिए। सबसे पहले ये होता था 10-10 साल सिलेबस वही चलता था। इससे परेशान अभिभावक बहुत परेशान है। गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई, क्या परेशानी होती है ये बताइए आपको। सर, परेशानी तो ये है कि पहले स्कूल खुल जाते रहे 15 जून को। अब बच्चे क्या करें ये बताइए आप। 15 जून से स्कूल खुल जाते रहे, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते रहे, पढ़ाई लिखाई चालू हो जाती। अब फिर से बैक हो जाएगा ना सर। पूरा समझ लीजिए 1 तारीख में 15 दिन की कहानी खत्म हो गई। अच्छा, और ये बताइए, जिस तरीके की फीस बढ़ी है तो आप क्या चाहते हैं कि अभिभावकों को वापस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। होगी तभी तो फायदा होगा सर, वरना क्या मतलब। 1 तारीख को क्यों बंद रखा जा रहा है? इसलिए बंद रखा जा रहा है। आज से 5 से 6 साल पहले जिस स्कूलों की फीस जैसे फर्स्ट क्लास की सपोज 1000 रुपये थी, तो आज वो 2500 रुपये हो गई। क्या 10 साल में 2.5 गुना महंगाई नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से वो फीस बढ़ा रहे हैं? और आप उनके यहाँ की टीचरों की पेमेंट देखिए, आज से उसके 7 साल पहले जितनी फीस थी टीचरों की पेमेंट थी उससे 10% या 20% बढ़ी होगी, लेकिन सैलरी 2.5 गुना बढ़ गई उनकी। स्कूल की फीस 2.5 गुना बढ़ी है लेकिन उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ी इतनी। बिल्कुल, जबलपुर के नागरिक बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि ये कार्रवाई जबलपुर से ही शुरू हुई थी। इसलिए ये चाहते हैं कि जिस तरह भोपाल, डिंडोरी और प्रदेश के अन्य जिलों में फ़ीस वापस की जा रही है, उसी तरह जबलपुर में भी फ़ीस वापस की जाए। और इसके लिए जबलपुर में 1 जुलाई को जबलपुर बंद का आह्वान भी किया गया है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और चलिए, बिना देर के चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करवा दें। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्कूल प्रबंधक हैं। मधु श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अनिल सतगोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। इसके अलावा फॉर्मर डीन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। और सबसे पहले मैं अनिल सर के पास आना चाहूंगी।
सर देखिए, सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो साफ तौर पर देखा जाए तो हिदायत दी जा रही है कि स्कूल संभल जाए, लेकिन स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल मानने को तैयार नहीं है, मनमानी फीस वसूली जा रही है। इस पर मुझे कुछ कहना है? जी सर, अनिल सर, ये आपसे मेरा सवाल था। जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। क्या तो मैं ये कहना चाहूंगा शुरू में कि ये तो सरकार ने खुद खड़ा किया बाजार, शिक्षा का बाजार खड़ा किया है, और जबकि भारत का संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता है। शिक्षा ज्ञान देने के लिए है, ज्ञान बेचने के लिए नहीं है। ज्ञान बेचने के लिए आप अपनी मार्केट खोल लीजिए। ये तो सब जो कुछ हो रहा है, मतलब खुद ही खड़ा किया बाजार और खुद अब उनको आप जेल में डालिए, जो मुझे मर्जी कीजिए। आपने क्यों किया? जब सरकार की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी है सब बच्चों को समता मूलक शिक्षा देना, तो प्राइवेट स्कूल के लिए तो कोई जगह ही नहीं है भारत में। 1966 में जब भारत का पहला शिक्षा आयोग बना, जिसको कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने सब बच्चों के लिए एक समान स्कूल व्यवस्था, जिसमें समता मूलक स्टैंडर्ड की शिक्षा सब बच्चों को मिले, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के नागरिकों के बच्चे हैं वो। ये उन्होंने कहा, और साथ में कहा कि अगर समान स्कूल व्यवस्था होगी, इसका सबसे ज्यादा फायदा उच्च जाति के और ऊंचे वर्गों के बच्चों को होगा, क्योंकि वे गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे जो देश के बहुमत है, जिनका बहुमत है गरीब बच्चों का। जब गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो देश की क्या हकीकत है उसको समझेंगे कि भारत क्या मतलब क्या है, जब गरीबों के साथ बैठ के वो पढ़ेंगे लिखेंगे। और साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोकतंत्र में प्राइवेट स्कूल के लिए जो फीस लेता है कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये सिद्धांत ही लोकतंत्र के खिलाफ है। और आप मुझे दुनिया के जितने विकसित मुल्क हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे जापान और चीन के हों, वो सब सरकारी स्कूल व्यवस्था से चलते हैं। ये कोई भी विकसित मुल्क दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरा मानना है, जिस देश में, जिस राज्य में आप प्राइवेट स्कूलों को इजाजत देते हैं, वो पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछड़ा हुआ देश है। देश को पिछड़ेपन से निकालना है तो सारी स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। आप अनुच्छेद 45 पढ़िए भारत के संविधान का, अनुच्छेद 21 पढ़िए, उस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़िए, मेरी बात आपको सही मिलेगी। 45 अनुच्छेद क्या कहता है कि आजादी के 10 साल के भीतर, जो 1947 के बाद 57 तक हो गई थी, उन 10 साल के भीतर सब बच्चों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना, ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है। सर, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल कलेक्टर का क्या कुछ करें, वो जल्दी से सुनवा देते हैं। क्योंकि आप लगातार कह रहे थे, स्कूलों को आपने चेतावनी भी दी थी लेकिन मानी नहीं गई, और अब उनको जो है बढ़ी हुई फीस पर आपने जो है कार्रवाई भी की। देखिए क्या है, ऐसे हमने हर स्कूल में चेकिंग कराई है, निर्धारित जो मानक है उससे ऊपर कौन लोग फीस ले रहे हैं। तो हमने अभी आदेश दिया है कि जितनी भी बढ़ी हुई फीस है उसको रिड्यूस किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसको गार्जियंस को वापस किया जाए, और तीसरा उन पर पेनल्टी। तो अभी 4 पे आदेश किए हैं। इसके अलावा भी और भी जो भी स्कूलों की फाइल्स रेडी हो रही हैं उन पर भी आदेश कर रहे हैं। तो कितनी फीस उनको वापस लौटानी पड़ेगी जो 4 स्कूल पर कार्रवाई हुई? जो भी निर्धारित 10% की लिमिट है, उससे ऊपर जो भी बढ़ाई है वो सारी लौटानी पड़ेगी। अब वो किसी भी रेंज में हो सकती है। सर, आपने जो पोर्टल्स पे जानकारी मांगी थी, अभी तक कितने स्कूल्स ने जानकारी दी और उस हिसाब से आगे किस तरह की कार्रवाई? नहीं, जो स्कूल पोर्टल पे जानकारी नहीं दे रहे हैं उन पे हम पैरेलली कार्रवाई कर रहे हैं। जो जानकारी दे रहे हैं और उसमें जो बढ़ी पाई जा रही है तो उसको वापस कराने, रिड्यूस कराने, और जो है उसको वापसी के लिए भी निर्देश दिए। क्या सर पेरेंट्स की कोई शिकायतें आई थी इन स्कूल से? हाँ, पेरेंट्स की भी आई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें निर्देश दिया था कि ऐसा अभियान चलाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने ये अभियान चलाया। किस तरह से सर इसको करें? ये इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, इसको एक ठोस व्यवस्था में कन्वर्ट करेंगे। सर, एक ये भी सवाल है कि जो फीस बढ़ी हुई, बाकी यूनिफॉर्म्स और किताबों को लेकर भी आदेश थे। वो यूनिफॉर्म किताबों को लेकर पैरेलली हमारी कार्रवाई चल रही है। हमने कई जगहों पर, स्कूलों पे, दुकानों पे कार्रवाई की थी। अभी फिर से सेशन शुरू हुए, फिर से हम इस पर धरपकड़ जारी रखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कौशलेन जी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जो भी स्कूल मनमानी करेंगे उन पर लगातार जारी रहेगी और पूरा भोपाल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्था में रहे, खासतौर से स्कूल, इसको लेकर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो भोपाल कलेक्टर साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए मधु जी का रुख करना चाहूंगी। मधु जी, देखिए नियम तो बना दिए गए हैं, स्कूलों को नियम भी पता है, लेकिन उसके बावजूद नियमों की अनदेखी आखिर क्यों स्कूलों की तरफ से की जाती है? सबसे पहले कि जैसा कि शिक्षाविद जी ने कहा कि ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षालय जो है व्यवसाय नहीं है, तो ये केवल 11 स्कूल या 4 स्कूलों का सवाल नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल हैं सबके लिए ये प्रश्न है कि क्या हम इनको व्यवसाय की तरह चला रहे हैं, क्योंकि उनको टैक्स नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात टैक्स में छूट है क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, और बहुत सारी फीस ऐसी है जो जरूरत नहीं है फिर भी ली जाती है। जैसे कि कॉशन मनी की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े स्कूलों में कॉशन मनी, अच्छी तगड़ी कॉशन मनी ली जाती है, जो कि बच्चे के स्कूल से बाहर निकलने के समय दी जाती है। कोई बच्चा फर्स्ट में जाता है और उसको हमने 20,000 कॉशन मनी दी है, तो वो 12th क्लास करके बाहर निकलता है, तो उतने समय उसका जो पैसा है वो ब्लॉक होता है, और उससे फायदा कौन उठा रहा है? स्कूल संचालक उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें बंद होनी, अगर हम इन पर रोक लगाते हैं तो फीस नेचुरली थोड़ी कम हो सकती है। अगर हम कॉशन मनी ना लें, इसके लिए कोई नियम बनाए जाए कि स्कूलों में कॉशन मनी नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई चीजों के नाम पर फीस बटोरी जाती है, जैसे कि हम मेंटेनेंस के नाम पर या विकास के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर भी फीस लेते हैं। ट्यूशन फीस तो अलग है, उसके अलावा हम इस फीस में भी बच्चों से फीस लेते हैं, पेरेंट्स फीस देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फीस पड़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ के वो काफी हो जाता है। अगर एक बच्चे की एक नॉर्मल स्कूल में भी अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए फीस एमपी जैसे शहर प्रदेशों में होती है, तो दिल्ली और बम्बई की तो बात ही अलग होती है, जहाँ की लाखों करोड़ों में फीस जाती है। तो ये सिर्फ एक जगह का सवाल नहीं है, ये पूरे भारत का सवाल है, और ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। अगर हमारा भविष्य ही कमजोर होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे ठीक से, जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा, पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, उन्हें शिक्षा उस तरीके से नहीं दे पा रहे जो उन्हें देना चाहिए, तो हमारे देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? इसलिए सबसे पहले हमें फीस को कम कराने के लिए जो दूसरे लिए जाते हैं किसी नाम से, जो भी फीस ली जाती है उस पर रोक लगानी होगी, और उसके लिए ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि वो कोई भी स्कूल इसको वसूल ना कर सके। तो शायद बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो केवल इसीलिए रह जाते हैं कि उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता पेरेंट्स के पास, तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। विवेक जी के पास आना चाहूंगी। विवेक जी, देखिए वाकई में शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो किसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो निजी स्कूलों ने इसे पूरी तरह से व्यवसाय बना दिया है। नियम भी बने हैं, लेकिन आखिर कहाँ पर हम खामियां देख पाते हैं जिन्हें और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि इस तरह की सजा की नौबत ना आए? विवेक जी। जी, देखिए ऐसा है, ये तो आपका कहना सही है कि कुछ हद तक शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, और उसमें सिर्फ स्कूलों को दोषी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हम सारे लोग एक व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उसमें सरकार भी एक हिस्सा है, निजी क्षेत्र भी एक हिस्सा है, और सबको मिलके पूरे देश का अगर विकास करना है तो सारे सेक्टर्स का विकास होता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे दूसरे अन्य सेक्टर हो। लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सभी सेक्टरों को पर्याप्त रूप से, और उसमें जितने भी अलग अलग किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको प्रॉपर मौका दें और उस तरह से सबको आगे आने का चांस दें। तो जैसे कि अब शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आपने कहा व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसायीकरण को रोकने के लिए क्या है कि एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट, आप कह सकते हैं 17 का एक्ट आया, जिसको उसमें परेशानियां हैं वो उसको लेके कोर्ट में गए हैं। लेकिन अगर आपके पास में 2017-2018 का एक एक्ट आ गया था तो कम से कम सभी कलेक्टर साहिबान इतना तो करते कि उसको पूरा पढ़ लेते, पढ़ने के बाद में, और उसमें जो कुछ लिखा है कि इस विधि से जिला समिति बनेगी उस तरह से जिला समिति बनाते,
जिला समिति बनाने के बाद उसमें लिखा है कि आपको सिविल न्यायालय के तरह से काम करना है, सीपीसी में जैसा लिखा है सिविल प्रक्रिया संहिता के तरीके से आप स्कूलों को नोटिस देते, उनकी बातें सुनते और उसके बाद में एक विधिवत एक विधि संगत आदेश पारित करते, केस रजिस्टर करते। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे मैं आपको जबलपुर का उदाहरण बता रहा हूं, यहां पे तो ऐसा मान लिया गया कि जैसे ये स्कूल हैं वो बहुत बड़े अपराधी हैं और एक दिन अचानक सुबह 7 बजे उनके प्रिंसिपल्स को 11 को उठा के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है स्कूलों के साथ में कि जैसे ये कोई ऐसे लोग हैं जो पूरी असामाजिक किस्म के लोग हैं। विभिन्न स्वयंभू नेताओं को प्रश्रय दिया जा रहा है जो अपने आप को अभिभावक संघ का अध्यक्ष कह के इसको अपना जिला बंद करा रहे हैं, शहर बंद करा रहे हैं। छोटे छोटे बहुत सारे पत्रकार समूह इकट्ठा हो जाते हैं जो नेता अधिकारीगण हैं उनके चारों तरफ, और उनके माध्यम से पता चलता है कि ये हो गया। एक भी स्कूल को कोई नोटिस नहीं है। जिला समिति की तरफ से एक साइन किया हुआ कागज जो कि इस समिति का अध्यक्ष हो वो किसी स्कूल को मिला नहीं है, लेकिन कार्रवाई इस हद तक हो गई कि सारे लोग जेल चले गए। तो अब ऐसे में अगर होगा तो देखिए, आप कह रहे हैं कि व्यवसायीकरण हुआ, अगर कोई चीज गलत हो रही है उसके लिए जो विधिवत तरीका है, एक एक्ट मिला हुआ, तो आप उसके अंतर्गत कार्रवाई करें। लेकिन उसके अंतर्गत कार्रवाई ना करके आप मनमाने तरीके से हर चीज को जो है और इस दंड प्रक्रिया संहिता से हाँकने की कोशिश करेंगे तो कहां से होगा भाई? सबकी गलती है, जिसकी जो गलती है उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि व्यवसायीकरण हुआ है, लेकिन उसका इलाज एक्ट और प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए, ना कि किसी भी सीमा पे जाके और अपनी मनमर्जी से और अफसरशाही के तौर तरीकों से हो। चलिए अनिल सर के पास चलते हैं। सर, जैसा कि एक्ट को लेकर विवेक जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, नियम को लेकर भी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की कि नियम बनाए गए हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो 4 स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसे और भी तमाम स्कूल होंगे जहां पर हर साल 10% से ज्यादा फीस बढ़ा दी जाती है। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? स्कूलों की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है माने कि ये जो सजा है वो सख्त नहीं है। देखिए, ये जिम्मेदारी मैंने पहले भी कहा पूरी तरीके से सरकार की है, जो राज्य की सरकार हो, जो केंद्र की सरकार हो, और ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। और अगर उसको मैंने कहा आर्टिकल 45 पढ़िए, अनुच्छेद 45, उसमें लिखा हुआ है कि सब उस समय 14 साल तक की उम्र के सब बच्चे जो कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट और के कई ऑर्डर हैं इसके ऊपर, बहुत कड़े ऑर्डर हैं सरकार को लेके। और उन सब उसके सबके बावजूद अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार प्राइवेट स्कूलों को इजाजत दे रही है तो कल वो दारू बेचने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? आप अरेस्ट करेंगे ना, और क्या करेंगे? ये तो सब गलत मूल्य वहीं से आएंगे ना। मैं यहाँ देखता हूँ भोपाल में भी जो दुकानें खुली हैं प्राइवेट स्कूलों के कहने के लिए, एक नोटबुक 200 रुपए की बिक रही है। ये तमाशा है ना। ये तो आप कहीं तो आप समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, जितने विकसित मुल्क हैं दुनिया के, यूरोप से हम पूरा अमेरिका लीजिए, उत्तरी अमेरिका लीजिए, दक्षिणी अमेरिका लीजिए, आप जापान जैसे देश देखिए, जर्मनी में उच्च शिक्षा तक, इंजीनियरिंग एजुकेशन तक एक नया पैसा नहीं किसी को खर्च करना पड़ता। यही हाल आप कैलिफोर्निया में जाइए, आपको प्राइवेट स्कूल मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते रह जाएंगे, सब गवर्नमेंट स्कूल है। और चूंकि सब बच्चों के लिए है, अमीर गरीब सबके लिए है। उसका मुझे मालूम था, एक बार मैं वहां कुछ दिनों के लिए था तो वहां खबर ये आई थी कि सरकार ने पुस्तकालय के लिए जो फंड होता है स्कूल लाइब्रेरी के लिए, वो फंड काट दिया है। तो वहां तो बिल्कुल भूचाल आ गया। सारे माँ बाप जो थे, पालक थे, सब सड़कों पे आ गए। आप हमारे बच्चों के स्कूलों की पुस्तकालय का फंड कैसे काट सकते हैं? कभी हमारे देश में आप सोच भी नहीं सकते ऐसी आवाजें। लोग समझते हैं हाँ सरकार के पास पैसा नहीं होगा, ये करके सब बातें टाल दी जाती। सरकार के पास पैसा है, यथेष्ट पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, पर उनकी प्राथमिकता सबको शिक्षा देना नहीं है। उनकी प्राथमिकता सबको ज्ञान देना नहीं है। ये प्राथमिकता बदलनी होगी, ये राजनीतिक सवाल है। और इस सवाल को राजनीतिक स्तर पे ही, राजनीतिक कोई गंदी चीज नहीं होती है, बढ़िया चीज है राजनीति। राजनीतिक प्रश्न है जिसको हल करना पड़ेगा। आप ये तमाशा कब तक करते रहेंगे? तो कितने साल आजादी के बाद बीत गए हैं। तो इसका यही उपाय है जो मैंने आपको कहा, कोठारी आयोग का रिपोर्ट, वो सन 66 की रिपोर्ट है। सन 67 में पार्लियामेंट में जितने सांसद थे, सबने मिलकर कोठारी आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, सब बच्चों को समता मूलक क्वालिटी की शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय की राजनीति अलग थी, तो सब एक मत होकर बोले सारे सांसद कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट को जमीन पर उतारा जाए।
तो ये तो पूरे देश के भविष्य का सवाल है। मधु जी ने कहा भी, मैं बहुत अच्छा लगा उनकी बात को सुन के, कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं ये तय कीजिए, नहीं तो वो 2047 में भी ऐसा ही भारत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप बुनियादी बातों को नहीं पकड़ेंगे, भारत के संविधान को हाथ में पकड़ के नहीं कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, कहा है, उसको पूरा करना हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इससे कम नहीं है। बाकी आप चीजें, बाकी जो खर्चे हैं फजूल के, कम खत्म कीजिए उनको। नहीं तो आप प्रिंसिपल लोगों को अरेस्ट करते रहेंगे, जेल भेजते रहेंगे, और फिर ये सेमिनार होता रहेगा टीवी के ऊपर। इससे कुछ नहीं होने वाला। रास्ता बदलिए, दिशा बदलिए, अपनी जिम्मेदारी। मैं आपको याद दिलाऊं, 2003 में जो देश का सबसे बड़ा पूंजीपतियों का संगठन बंबई में है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। उस समय जो नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री भारत के अमर्त्य सेन, उनको इन्वाइट किया, और उनसे सबने मिलकर एक सवाल पूछा, क्योंकि उस समय ये शिक्षा की मार्केट खुल रही थी, नई खुल रही थी। तो सबने मिलकर उनसे सवाल पूछा कि आप जो प्राइवेट एजेंसियां हैं देश की, जो कंपनियां हैं, उनकी क्या भूमिका मानते हैं शिक्षा में। तो मुझे प्रोफेसर अमर्त्य सेन का वाक्य याद है। उन्होंने कहा, आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती शिक्षा में। क्यों नहीं हो सकती? उनका जितना पैसा सारे पूंजीपतियों के पास है, सब आप मिलाकर इकट्ठा कर दीजिए, तो भी जो जरूरत है भारत में सभी बच्चों को अच्छे स्कूल देने की, वो पूरा नहीं आप कर पाएंगे। आपके पास इतना पैसा नहीं है। वो पैसा केवल भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास ही हो सकता है। किसी भी प्राइवेट एजेंसी के पास उतना पैसा नहीं हो सकता। तो सर बिल्कुल आपने सही कहा, कार्रवाई की दिशा को लेकर भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि कार्रवाई की दिशा आखिर क्या कुछ होनी चाहिए। दोबारा आपके पास लौटूंगी, मधु जी का रुख कर लेते। मधु जी, देखिए एक सवाल ये भी आता है कि आखिर जो सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें, वहां पर अगर जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ना जाए, लेकिन कई दफा हम यही देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो फीस जितनी मांगी जाती है उतनी देने को पेरेंट्स इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में वो दाखिला इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। तो ये भी जरूरी होगा कि सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम प्रांतीय स्कूलों के बारे में देखें, स्टेट लेवल पर अगर हम स्कूल के बारे में देखें और सेंट्रल लेवल पर अगर हम स्कूल के बारे में देखें, तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय तो बड़े अच्छे चलते हैं। और आप देखें कि वो अच्छी जगह जाते भी हैं बच्चे। फौज में वहां के बच्चे जा रहे हैं, आगे बहुत बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते गवर्नमेंट स्कूलों में। उसको सबसे पहले हमें गवर्नमेंट लेवल जो स्टेट लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर आगे तक भी हम उसको देख रहे हैं कि लेवल जो है अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इन सब का सुधार करना चाहिए, तब गवर्नमेंट लेवल पे जो स्टेट लेवल पर बच्चे स्कूल में जाना पसंद करेंगे। और दूसरा, अभिभावकों को भी होड़ में बहुत आगे जाते हैं। उनको लगता है अगर मेरा बच्चा जहाँ 1 लाख फीस जा रही है वहां जा रहा है तो मैं बहुत अच्छा स्टेटस है मेरा, मैं अच्छी जगह हूँ। लेकिन उसमें आपको बच्चे को मिल क्या रहा है इसका हम जानकारी, वो बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है वो ट्यूशन भी पढ़ रहा है घर में, वहां ट्यूशन भी पढ़ने जा रहा है, वहां भी आप पैसा दे रहे हैं और स्कूल में भी आप पैसा दे रहे हैं। जो वहां टीचर पढ़ा रहा है वो घर में भी ट्यूशन दे रहा है। तो वो स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है इसका कोई फोकस नहीं रहता है। इस वजह से जो अगर हम गवर्नमेंट वाली बात करें तो प्रांतीय विद्यालय जो है उनमें बहुत लचर सिस्टम है, जिस वजह से वहां बच्चे जाना पसंद नहीं करते या पेरेंट्स भेजना नहीं पसंद करते वहां बच्चों को। अगर वहां व्यवस्थाएं अच्छी हो, सिस्टम अच्छा हो तो जरूर बच्चे पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर व्यवस्थाएं सही हो तो बच्चे जरूर पढ़ने भी जाएंगे। और हालांकि देखिए, जिस टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे थे कि ये सजा जरूरी है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बार फिर से बता दें कि 4 निजी स्कूल जिन्होंने फीस बढ़ाई थी, कार्रवाई की गई और उसके बाद फीस लौटाने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, राजधानी भोपाल में स्कूलों पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर एक रिपोर्ट आप देखिए। बढ़ी हुई स्कूलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त है और खासतौर पर भोपाल कलेक्टर ने 4 स्कूलों पर जुर्माना लगाया और साफ तौर पर ताकीद किया है कि बच्चों की फीस उनके अभिभावकों को वापस लौटा दें। कुछ अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं, क्या लगता है बच्चों की फीस वापस होनी चाहिए? सर एक्चुअली क्या है, देखो सब्जी भाजी हुई, राशन हुआ, हर चीज़ों पे तो रेट बढ़ चुका है और ये भी चीज़ें सारी लॉकडाउन के बाद से हुई हैं। तो हम तो वैसे ही त्रस्त हैं और ऊपर से फीसें बढ़ गई हैं स्कूल की और डॉक्टरों की फीसें बढ़ गई हैं, सब चीज़ें। तो आदमी करेगा क्या? तनख्वाहें तो वही की वही हैं भाई, मजदूर आदमी वो कहाँ से लाएगा पैसा इतना?
अपन ये चाहते हैं कि फीसें कम हो जाएं तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, पब्लिक को भी और हमको भी राहत मिलेगी थोड़ी सी। आप क्या सोचते हैं मैडम बड़ी हुई फीसों को लेकर? वापस लेने का जो फैसला जो इनकी राय है वही हमारी नहीं, फिर भी वही सोच है सर, अब उसके अलावा क्या कहें। कुछ और पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैडम, भोपाल कलेक्टर ने एक आदेश दिया है कि जो स्कूल फीस है वो बढ़ी हुई फीस जो कई स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूल ने वसूली है, वो उनको वापस किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं आप? स्कूल से जो स्कूल बढ़ी हुई फीस वसूलते हैं वो वापस होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। किस रूप में देखते हैं इस ऑर्डर को? क्या स्कूल, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस वसूलते हैं? हाँ, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा वसूल। आप भी स्कूल स्टूडेंट हैं? अच्छा, कॉलेज। आपको लगता है स्कूल की जो ज़्यादा फीस लेते हैं वो वापस होना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स होना चाहिए। कैसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि कई चीज़ें बता के फीस ली जाती है बट वो होती नहीं है, भले स्कूल हो या कॉलेजेस हो, ये सारी चीज़ें नहीं होती। हमें भी कई बार कॉलेजेस में बताया जाता है कि नहीं ये फैसिलिटी होगी या वो फैसिलिटी होगी, लेकिन कॉलेज जाने के बाद हमें वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती। कुछ और पेरेंट्स भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मैडम, एक सेकंड चाहूँगा मैं कि कई स्कूलों को कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जो आपने बढ़ी हुई फीस वसूली थी अभिभावकों से वो वापस की जाए। क्या मानते हैं आप इस आदेश को? बात तो सही है। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस लेते हैं, तो है, वापस होनी चाहिए। हाँ, कुछ पाबंदी होनी चाहिए, कुछ लिमिट, एक फिक्स होना चाहिए, फिक्स रेट होना चाहिए उनका सबका। कुछ और पेरेंट्स में आपको क्या लगता है बढ़ी हुई फीस वापस लेने को लेकर जो था वो कलेक्टर ने आदेश दिया कई स्कूलों को और नोटिस जारी किए हैं कि वो फीस लौटाएं बच्चों के, क्या आप भी परेशान हैं? नहीं, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी स्टार्टिंग ही है उनका, अभी तो अब देखते हैं। स्कूल कलेक्टर के इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वो उनकी अपने, जिन्होंने बढ़ी हुई फीस वसूली थी स्कूलों ने वो वापस करना हो गया बोले तो 10% ही बढ़ाना चाहिए, उसको ज़्यादा बढ़ाना से मतलब नहीं है ना, क्योंकि इतने महंगाई के ज़माने में 10% ओनली ईजी है, अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी उन्होंने, कलेक्टर ने जो बोला है वो ठीक ही बोला है। ये तमाम जो वो पेरेंट्स हैं जो स्कूल शॉप्स पे आते हैं खरीदारी करने और उन पर ना सिर्फ महंगाई की मार है बल्कि प्राइवेट स्कूलों से वसूली जाने वाली फीस का भी दबाव वो महसूस करते हैं और कलेक्टर के आदेश की वो प्रशंसा करते नजर आते हैं। कैमरा राजू बातम के साथ अजय शर्मा, NDTV इंडिया।